So beta, some of the portions of the amines were left, and today we will discuss that thing with respect to the questions only. Because the nitration we had done on that day. अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रही हूँ that is very very important, और ये अगले टॉपिक से ही बेस्ड है. ये थोड़ा सा पोर्शन है 5-7 मिनट का आपका अमीन्स का, और ये वाला लेक्चर आपको कोऑर्डिनेशन में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट का है ये. चलो आप डेट से सर्च कर सकते हो. तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि एसिटाइलेशन, the acetylation of the aniline decreases the activity of aniline. ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ना कि मेटा प्रोडक्ट भी बनता है इन दैट केस, और एनिलीनियम आयन की प्रेजेंस में बनता है, दैट यू नो. चलो नहीं तो मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ के देख लेती हूँ कि सब बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है. जैसे मान लो ये आपके पास एनिलीन है. अब एनिलीन का एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस तो सबको पता है ना. एनिलीन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, और इसके प्लस एम इफेक्ट से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है. यस और नो बेटा? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ना. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन भी मस्ट से कि एक्टिवेट हो जाती है ना. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है. पर अगर हम इसको क्या करें, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको हमने किससे रिएक्ट किया? इसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट किया. तो जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होगा? देखो, आप सभी को पता है कि CH3COO दिस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप. ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है. यहाँ से नेगेटिव होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा, और सबको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगे होते हैं तो वो वाले हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होते हैं. तो ये नेगेटिव, ये बहुत पॉजिटिव. तो माइनस में हो जाएगा CH3COOH. तो माइनस क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक एसिड. ठीक है, CH3COOH माइनस हो जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये अमीन का एक हाइड्रोजन हट, C डबल बॉन्ड O CH3. इसको बोलते हैं हम लैंग्वेज में कि हमने एसिटाइलेशन करी है. एसिटाइलेशन करी है मतलब एसिटिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आप उससे एग्रीड हो या नहीं एग्रीड हो? मैंने लिखा है कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन से एनिलीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. तो इज इट ट्रू और नॉट? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नाउ? यस मैम. क्योंकि मैम इसमें फर्स्ट वाले में जो मतलब रेजोनेंस थी मैम, वो मतलब वो बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू सेकंड वाले केस में जो कारण कंपाउंड बना ना, व्हाई? मैम यहाँ पे लिविंग ग्रुप में यहाँ से लीव हुआ है फर्स्ट वाले केस में ना. यहाँ से तुम क्या कर रहे हो? मतलब चीख चीख के कंपाउंड बोल रहा है कि मैं -I और -M हूँ. मैंने मतलब शायद पता नहीं, अब तो मुझे भी भूल गया कितनी बार मैंने क्लास में बता दिया होगा कि इसको सपने में भी देखो ना, ड्रीम्स में भी, तो ये ऐसे देखना है. बच्चा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I और -M. तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के लिए थोड़ा ना जाएंगे. तो इसका एक लाइन आंसर है. नीट के पेपर में कहानी नहीं ना लिख सकते. हाँ, बोर्ड के लिए सही है, जो मर्जी लिखो, एक लाइन भी उसको मिल गई तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा. आप बोलो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, due to the presence of electron withdrawing group C double bond O, electron density on the nitrogen decreases. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे डिक्रीज हो जाती है. सो इट्स डीलोकलाइजेशन with the ring
increases so as the activity। बात समझ में आई ना बेटा? क्योंकि हमने क्या बोला कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसकी तरफ खींच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिर आगे क्या देगा। चलो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इसकी आगे कन्वर्जन कर देती हूँ, ये एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसको चाहे बेसिक कंडीशन दे दो, चाहे इसको एसिडिक कंडीशन दे दो, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ये वाला ग्रुप दोबारा रीजनरेट हो जाता है। अच्छा मैं पहले इसको ना नाइट्रेशन कर देती हूँ क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आएगा। अगर आपको ये एसिटाइलेशन हो गया ना, अगर आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे ना, तो NO2 लग जाएगा। हाँ NO2 लग जाएगा। अब ये है तो देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो गई, और दूसरी बात हमें पता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा बन गया नाइट्रो। ठीक है, और जब कन्वर्जन जल्दी होती है तो ऑब्वियसली हम एक ही लिखेंगे। उसके बाद चाहे एसिड ले लो चाहे बेस ले लो, इतना बड़ा ग्रुप तो सरवाइव नहीं कर सकता, तो CH3CO को H मिल जाएगा और ऊपर से एनिलीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक तरह से ना बहुत फेमस कन्वर्जन है 4 नाइट्रो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन के केस में आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है पैरा नाइट्रो एनिलीन इज अ प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ये है, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपका ऑल्दो ये किसी जेई के पेपर का पहला क्वेश्चन है। अब जेई में आया तो नीट में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, बहुत साल पहले उनको आया हुआ था, एनसीईआरटी में भी है इसका आंसर। ऑल्दो NH2 group is ortho and para directing, yet जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट भी क्यों फॉर्म होता है इन एडिशन टू दैट? कैन एनीबॉडी इन द क्लास गिव द रीजन इसमें पैरा प्रोडक्ट भी साथ में क्यों फॉर्म हो जाता है? Yet as a result of nitration, पैरा प्रोडक्ट, सॉरी पैरा तो बनना ही चाहिए, मेटा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट is also formed। ठीक है, आप देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आप इस रिएक्शन में नाइट्रेशन करते हो ना एनिलीन की, ये हो गया एनिलीन और ये हो गया आपका नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4। तो जब आप नाइट्रेशन करते हो तो बेटा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं। ये NH2 हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और ये पैरा पोजीशन पे NO2, ये पैरा पोजीशन पे NO2। और इसके साथ साथ जो इसकी मेटा पोजीशन है ना, वो मेटा पोजीशन भी ऑक्युपाइड हो जाती है। NH2 और मेटा पोजीशन में भी क्या लग जाता है, नाइट्रो। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये हो गया, दोनों पैरा बन गए हमारे, एक को करो कन्वर्ट मेटा में, तो ये बन गया मेटा नाइट्रो एनिलीन। और इसका भी कोई सफिशिएंट अमाउंट बनता है, कम अमाउंट नहीं बनता, 47% बनता है और 2% बनता है ऑर्थो। मतलब आप ये मान के चलो कि ये बनता है सिर्फ 2%, ये बनता है तुम्हारा 51% और ये बनता है तुम्हारा 47%। तो अच्छी खासी अमाउंट पे बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। कैन एनीबॉडी टेल द रीजन व्हाई दिस इज फॉर्म्ड? मैम क्योंकि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम होता है, तो जो एनिलीन होता है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है एनिलीनियम आयन बनाने के लिए, और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, 101%, बिल्कुल सही। और सेम ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है। आप इसको बिल्कुल जर्नल में मैं समझा देती हूँ, पर लैंग्वेज बिल्कुल पॉलिश थी। वेरी गुड।
H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम होता है ना जब, तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में देखो बेंजीन के बाद पास तो बाद में इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि बेंजीन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पाई के, ठीक है। और लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आपके NB के, ठीक है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे भाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे। तो जब एसिडिक करेक्टर होता है तो ये बन जाता है NH3+। NH3+ को बोलते हैं एनिलीनियम आयन, ठीक है। ये कहाँ पे बना है, एल्यूमिनियम आयन बना इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में ये तुम्हारा एनिलीनियम आयन बन गया, ठीक है। अब आप इसके बारे में देखो, जब आप इसका इतना तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो कि अगर इसको पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन से, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो सिर्फ कौन सी पोजीशन बाकी बचती है, मेटा पोजीशन बाकी बचती है, और वो मेटा पोजीशन पे फिर नाइट्रेशन हो जाती है। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एनिलीनियम आयन इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटा पोजीशन पे सफिशिएंट रहेंगे, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरा के साथ, ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा भी अच्छी खासी अमाउंट में बन जाएगा। गुड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द ज़्वीटर आयन स्ट्रक्चर। हाँ जी, बता सकता है कोई क्या होता है ज़्वीटर आयन स्ट्रक्चर? मैम जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होते हैं। दोनों प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कोई एग्जांपल जो आपने अपनी लाइफ में देखी हो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसकी? अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पे जब पेप्टाइड पढ़ते हो तो वहां पे भी बनाते हो अल्फा अमीनो एसिड में, है ना, याद है? यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ते हैं। चलो गुड। तो ज़्वीटर आयन बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो ज़्वीटर आयन वैसे होता है डाईपोलर आयन, ठीक है। दिस इज द डाईपोलर आयन, जहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डाईपोलर आयन। अब जब हम एनिलीन की करते हैं सल्फोनेशन, ये रहा एनिलीन, सल्फोनेशन इसकी करी, सल्फोनेशन मतलब H2SO4 से इसको रिएक्शन दिया, जब इसको H2SO4 से रिएक्शन दिया तो NH3 और HSO4 नेगेटिव बन जाता है, NH3 HSO4 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैंने पहले ही बोला है कि ये पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है रिंग से। फिर हम क्या करते हैं, जब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तकरीबन 453 से 473 केल्विन तक, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपको भी पता है कि ये इतना बड़ा ग्रुप इसके साथ तो स्टेबलाइज नहीं होगा, ये दोबारा से NH2 में और पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप चाहो ना SO3H, तो आप स्टार्टिंग से भी इसका पैरा प्रोडक्ट लिख सकते हो हीट करके। ये तो मैंने वैसे बीच में बना दिया है इन ऑर्डर टू शो कि पहले इसका रिएक्शन होता है। अब ये क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। जब इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो ये एक बाइपोलर आयन स्ट्रक्चर बन जाती है, ये NH3+ हो जाएगा और ये SO3 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ज़्वीटर आयन स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एसिड और बेस का सेंटर दोनों सेम ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर ज़्वीटर आयन। उसके बाद है बेटा आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन में बहुत बार करवा चुकी हूँ, मैकेनिज्म भी कर चुके हैं BDC की प्रिपरेशन। उसके बाद सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन भी कर चुके हो ना, सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन, कूलमैन रिएक्शन, ये सारी चीजें जब तुमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था। बस इसके अलावा दो रिएक्शन और हैं इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। बॉल्स स्कीमन उसमें था, फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन, वो सब रिपीटेड रिएक्शंस। तो आपके पास कपलिंग रिएक्शन आएगा पहले। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो आपका BDC है यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका, पहले तो कैसे लिखेंगे इसको, मैं आप प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, नहीं तो तुम पहले इसको ऐसे लिखते हो ना N2+ and Cl नेगेटिव। इसको तुम फिनॉल के साथ रिएक्ट कर लो। जब तुम इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो फिनॉल का H इस साइड लिख लो, OH इस साइड लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें से ना कपल हो जाएगा ये, माइनस ऑफ HCl हो जाएगा।
तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसी बनेगी, दिस N डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। तो बच्चा ये एक डाई बन जाती है, जिसको हम ये इसके विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो जब भी N डबल बॉन्ड N होगा डाई एजो होता है, आपको पता है ये सबको बहुत अच्छे से। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पैरा पोजीशन है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, करेक्ट और नॉट बेटा? यस मैम। यस मैम। दिस इज अ पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, बिल्कुल सेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना हम कट कॉपी पेस्ट, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन तुम फिनॉल की जगह पे एनिलीन में भी कर सकते हो। एन ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इसमें हम कर देंगे ऐसे H इधर और NH2, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एनिलीन, और ये बन गया तुम्हारा BDC। तो जब इसका रिएक्शन करते हो तो Cl इसमें से बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ HCl हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N दिस, उसका नाम लिखा था हमने डाई का, नहीं ये है ऑरेंज डाई बोलते हैं इसको। और ये है येलो डाई, ठीक है। और वैसे इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, तो ये कंपाउंड आपके बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बाकी दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपकी इसकी बाकी चैप्टर से रिपीटेड ही हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हो गया, कौन कहाँ पे जाएगा, पहले मान लो किसी में तुमने नहीं पैरा प्रोडक्ट बनाना मेटा बनाना है, तो पहले मेटा डायरेक्टिव ग्रुप इंट्रोड्यूस करो, है ना, उस तरीके से कर लो। इस तरह के क्वेश्चन जरा इसमें से आते हैं, जैसे चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ तुम लोगों से। जैसे उसने बोला 2,4 नाइट कन्वर्ट 4 नाइट्रो टोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। एनीबडी इन द क्लास कैसे चलेंगे? मैं नाम लिख देती हूँ, 4 नाइट्रो टोलुइन, दिस इज अ CH3, दिस इज अ NO2। मैम पहले ब्रोमीन से ट्रीट करवाएंगे। फिर यहाँ पे क्या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है किस ग्रुप का? ऑर्थो में आ जाएगा ब्रोमीन। क्योंकि CH3 ऑर्थो डायरेक्टिव है। यस मैम। और NO2 के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है? मेटा है। रिएक्टिंग में उसके बाद रिडक्शन, SN और HCl जब रिडक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? NH2। बिल्कुल पहला रिएक्शन था इस चैप्टर का। यस मैम। चलो उसके बाद SN की जगह पे FeCl2 भी ले सकते हैं। उसके बाद डाईएजोटाइजेशन कर दें। यस मैम। यस मैम। जब इसकी डाईएजोटाइजेशन कंडीशंस खुद से लिख लेना। मैम NH2 की जगह N2Cl आ जाएगा। हाँ तो जब आप ओके जब डाईएजोटाइजेशन कर लोगे तो क्या उठाओ, डाईएजोटाइजेशन कर लोगे तो आप PDC लगा दोगे NH2 की जगह, CH3Br, और ये बन गया N2 प्लस और Cl नेगेटिव। उसके बाद बताओ, उसके बाद हमें करना क्या है? हमें करना है बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट। बेंजोइक एसिड में तो ये हो जाएगा, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए कोई वीक एसिड डाल दो, जैसे H3PO2 डाल दिया, कुछ भी ना याद रहे तो पानी डाल देना। तो जब हम इसे हटा देते हैं तो ये जो आपको N2 प्लस Cl है, या तो ये पहले अल्कोहल में बदलेगा अगर सिंपल वार्म करेंगे तो, अब फिर उसके बाद एसिड आ जाएगा तो भी OH भी चला जाएगा, तो आपके पास ये ग्रुप चला जाएगा। पता है ना, इसको वार्म करते थे वाटर के साथ तो OH बनता था, फिर आगे वीक एसिड के साथ वाटर ले लोगे तो ये ग्रुप चला जाएगा Br। अब उसके बाद आप KMnO4 के साथ कर देना। KMnO4 का तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ पे भी KMnO4 हो वो एल्काइल ग्रुप को उसमें चेंज कर देता है आपके योर दिस ग्रुप
बेंजोइक एसिड। यस और नो? यस। तो इसके साथ आपका इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, जिसको आप बोलते हो एमीन्स। ठीक है जी, तो एमीन्स की कंप्लीशन के बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ ही डी ब्लॉक कवर हो जाएगा, डी ब्लॉक को अलग से नहीं कराएंगे। नहीं किया हुआ ना हमने इस बैच में कोऑर्डिनेशन? इसमें भी ये आपने किया है। वो आपने उसमें किया होगा दूसरे बैच में। यहाँ भी मैं स्पीड से ही कराऊंगी, डोंट वरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा खासा स्कोरिंग है बेटा, और मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते कि इसमें से कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आएगा या डी ब्लॉक से। मिलता जुलता ये सीधी सी बात है, डी ब्लॉक के एलिमेंट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ही पढ़ने में फायदा है। तो पहले तो एक बिल्कुल इसका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि सबको पता होगा इस लेवल तक को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नॉर्मल कंपाउंड्स में बहुत डिफरेंस होता है। ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी, मैं लिखूंगी नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, अपनी चादर के बाहर पैर पसारता है। अब नॉर्मल में बोलूँ सोडियम की कितनी वैलेंसी है तो तुम झट से बोलोगे कि मैम 1। मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी है तो और तेजी से बोलोगे कि मैम 2। ऐसे ही करोगे ना बेटे? यस मैम। अब नॉर्मल में पूछो तुम्हें आयरन की क्या वैलेंसी है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि आयरन तो +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है। भाई बहुत ज्यादा इसको एनर्जी दे दो तो +6 भी बन जाता है। तो इस तरीके से हम फिक्स नहीं बोल सकते कि उसकी क्या वैलेंसी है, क्या करना है क्या नहीं। तो मीन बाय सेइंग कि ऐसे एलिमेंट स्पेशली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जिनके बहुत ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड हैं। कुछ जिनमें डेटिव बॉन्ड बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो ये होता है कि व्हाट आर द व्हाई, इसको कंडीशंस मान लो या कुछ भी मान लो, व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बेटा? मैम डी ब्लॉक एलिमेंट। जिनके जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए। व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मैम पेनल्टीमेट से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं तो ये ट्रांजिशन शो करते हैं फ्रॉम मेटल। बिल्कुल बिल्कुल, सिट देयर, सिट। बिल्कुल सही है, पर ये क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? 3 रीजन है इसके बीच, बिल्कुल क्लियर कट। पहला रीजन है इसमें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे आर हैविंग द स्मॉल साइज। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव स्मॉल साइज। इनमें स्मॉल साइज होता है। ठीक है, पहली बात स्मॉल साइज होता है तभी तो इतने सारे लिगेंड्स को अकोमोडेट कर सकते हैं अपने अराउंड। ये पहला पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनके पास क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसमें खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इन पे होते हैं हाई न्यूक्लियर चार्ज। दे आर हैविंग द हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इनमें हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। चलिए, ये तो ठीक हो गया। अब थोड़ा सा देख लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। अच्छा, कुछ नेचुरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं, पता है आपको? हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सीसी लिख लिया मैंने शॉर्ट में। किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये? आयरन। और क्लोरोफिल? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और विटामिन B12? मैम कोबाल्ट। एनहाइड्रेज होता है कार्बोनिक जिंक का। ये एक पूरा क्वेश्चन बन के आया था उसका, मैच द कॉलम वाला।
ये कुछ नेचुरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट या इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले जो होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद इसमें लगे होते हैं ये लिगेंड्स। ये होता है CN जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बाहर भी कुछ लगा हो, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत डेफिनेशन है जिसकी इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। जैसे CN में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, इट इज द एलिमेंट belonging to B block, either neutral और या तो ये न्यूट्रल होगा, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, और पॉजिटिवली चार्ज्ड, having the availability of vacant d orbitals। मतलब कंडीशन बेसिकली ये है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि इसके पास क्या होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस होगा। लीगेंड्स किसको बोलते हैं, लीगेंड्स होंगी द स्पीशीज, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े। हाँ जो इसके साथ लगे हैं, ईदर न्यूट्रल और द नेगेटिवली चार्ज्ड, but have lone pair of electrons to donate to the central metal atom। तीसरा very very important, coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, इट इज द, यहाँ पे ना एक छोटा सा कंफ्लिक्ट है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 ही लीगेंड है। तो मतलब कई जगह स्टूडेंट सोचते हैं कि नंबर ऑफ द लीगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। पर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाती है, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है COEN3 और 2+, अब यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स 3 हैं, और ये क्या है आपका लीगेंड, इस लीगेंड का नाम इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन इसका कॉमन नेम है, जो बच्चे IUPAC में जानते हैं वो है इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, तो ये वाला जो लीगेंड है इसके नंबर तो 3 है, पर आपको पता होगा कि ये इसकी नेचर होती है बाइडेंटेट। यस मैम। दिस इज द बाइडेंटेट लीगेंड। तो बाइडेंटेट लीगेंड है तो 1-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया इसमें, 6। तो इसमें नंबर ऑफ लीगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपस में बराबर नहीं है। तो इसकी ये डेफिनेशन लिखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द लीगेंड्स जॉइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, वो बिल्कुल गलत है। इसको क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज द, कैसे लिखोगे बेटे,
It is the number of the donor atoms. Number of the donor atoms attached to the central metal atom. वो भी कौन से बॉन्ड से? थ्रू द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. बाहर में तो आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द योर कोऑर्डिनेशन. इज दैट करेक्ट? यस मैम. चलो जी. अब बाकी तो आयनाइजेशन सफियर और ये समझाने की जरूरत नहीं है. जो बाहर लगा होता है वो आयनाइजेशन सफियर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन सफियर है. और सेंट्रल मेटल जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, वो कैटायनिक भी हो सकता है, वो एनायनिक भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है. तो कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल तीनों तरीके के यहाँ पे ये हो सकते हैं. बात समझ में आई? यस मैम. चलो. तो अब अगर कैटायनिक होगा तो कई बार तो अलग से मेंशन होता है, नहीं तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि +3. ठीक है. और कई बार न्यूट्रल होता है तो इसमें ये Cl3 फिर अंदर जाना चाहिए. और एनायनिक है तो फिर उसके ऊपर मेंशन होता है नेगेटिव या फिर उसके आगे पहले कुछ. मेरी बात समझ में आ गई है? अगले पेज में लिख के बता. क्लियर है मैम. चलो जी. तो ये इंपॉर्टेंट चीजों की डेफिनेशन हो गई इसमें, जिसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ वर्नर्स थियरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. ये बहुत अच्छी स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं. केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, गुड वेटेज, थर्मोडायनामिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया. तो वर्नर्स थियरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो रिगार्डिंग द वर्नर्स थियरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपसे क्लियर होगा कि अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी ये. अल्फ्रेड वर्नर इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जो एक्चुअली में क्या था बेटा, उसे ना नोबेल प्राइज मिला था इस थियरी के लिए. ही वाज द फर्स्ट टू सिंथेसाइज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन द लैब. उससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेचुरली बनते थे, तो इसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पे बनाए थे? लैब में सिंथेसाइज करवाए थे. ठीक है. तो वर्नर ने जो थियरी दी, पहले इसके हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे. पोस्टुलेट्स इसके क्या हैं? पहला पोस्टुलेट है द सेंट्रल मेटल एटम. द सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन. अब मैं ये बार बार सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन क्यों लिखती हूँ, तो सबको क्लियर होगा ना. डेफिनेशन में बताया था कि या तो ये न्यूट्रल होगा या इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. द सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन exhibit two types of the valencies. Two types of valencies. Primary valency and the 2-degree valency. ठीक है. तो ये दो तरह की उसकी वैलेंसी होती है. देखो नॉर्मली ऐसा नहीं होता. नॉर्मली मैं किसी एलिमेंट की बात बोलूँ तो तुम एक ही वैलेंसी बोलोगे उसकी. ठीक है. तो दैट इज अ वन वैलेंसी. बट अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन की बात करें तो उसकी दो टाइप की वैलेंसीज है. Two types of the valencies, primary valency and the secondary valency. The primary valency represent the oxidation state of the central metal ion. Primary valency क्या represent करती है? Oxidation state of the central metal atom या आयन. मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है. मुझे आयन ही लिखना चाहिए क्योंकि अगर एटम होगा तो फिर वो न्यूट्रल ही होगा, फिर तो टेंशन ही नहीं है. ठीक है. तो प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सेंट्रल मेटल एटम की. दूसरी बात, द सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो ना, कितने डोनर एटम उसके
साथ जुड़े हैं। रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वैलेंसी, रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, अब वैसे तो ये पॉइंट साथ में भी चलो इंक्लूड कर सकते थे, बट बिकॉज वी हैव रिटन इट तो अब आगे बना देते हैं। अब देखो, इसको ना अपनी दोनों तरह की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। कौन कैसे होती है? द प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय negatively charged ions, whereas the secondary valencies are satisfied by प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करता है? ईदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, or the neutral molecules। ठीक है, ये इसने कहा। मतलब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस लगेंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी लग सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लग सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट उसने बोला कि ये सारी चीजों को उसने प्रूव भी किया है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, whereas secondary valencies are non-ionizable। प्राइमरी वैलेंसीज जो है उसके आयन बन जाते हैं, वो आयनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज आयनाइजेबल नहीं है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, उनकी कुछ डायरेक्शन नहीं होती, आर नॉन डायरेक्शनल, whereas the secondary valencies are directional and represent the fixed and primary valencies तो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, रिप्रेजेंट द फिक्स्ड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो, प्राइमरी वैलेंसीज की कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे तुम कहीं पे भी लिख लो स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होगी उसके लिए आपको मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री दिखती है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। सेंट्रल मेटल एटम की दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जबकि नॉर्मल एलिमेंट में कोई भी एटम हो सेंट्रल, उसकी एक ही वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप देखते हो। वो कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो उस पर जितना चार्ज आता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए होती है, मतलब वो होती है चार्ज के बराबर। सेकेंडरी वैलेंसीज होगी जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर वाली चीजें उसके साथ डायरेक्टली जुड़ी है, इसको तुम ऐसे समझ लो, कुछ हैं तुम्हारे जैसे फैमिली मेंबर है ना, एक फैमिली में आप मम्मी पापा अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हो, ये तुम्हारी है सेकेंडरी वैलेंसी, तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जो तुमसे डायरेक्ट जुड़े हैं। अब क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा कोई सिबलिंग है, ब्रदर या सिस्टर, उसका आगे कोई फ्रेंड है, उसका फ्रेंड या उसके फ्रेंड का फ्रेंड, तो वो क्या हो गए, वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, है आपसे, है उनके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आपके साथ, बट वो डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। तो जो आपके सेकेंडरी वैलेंसीज है वो तो है सेंट्रल एटम के फैमिली मेंबर, और प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो उसके फैमिली मेंबर्स के आगे बाहर निकल के आते हैं, जुड़े वो भी उसी से होते हैं।
चलो, और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये चार्ज होता है, आप ऐसे समझा करो ना इस चीज को, प्राइमरी वैलेंसीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं? प्राइमरी वैलेंसीज चार्ज रिप्रेजेंट करती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। अब मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही होगी, तो उसको फिर सेटिस्फाई कौन करेगा? नेगेटिवली चार्ज आयन करेंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो है फैमिली मेंबर जो अंदर डायरेक्टली जुड़े हैं, तो वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। बाकी जो बाहर वाली चीजें हैं प्राइमरी वैलेंसीज, उसमें उनके आयन बन जाते हैं, वो आयनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज आयनाइजेबल नहीं होती। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज की डायरेक्शन नहीं होती, वो नॉन डायरेक्शनल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज की डायरेक्शन होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो ही किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ, आ गया? कुछ पूछना है पूछ लो। यस मैम, सब कुछ आ गया। चलो भाई, तुम्हें तो फिर वर्नर से भी ज्यादा आ गया ना, खुश हो गए वर्नर जी फिर तो भाई। चलो, अब इसमें ना जो क्वेश्चन आता है बड़ा ऑब्वियस है, इसमें वर्नर थ्योरी से भी क्वेश्चन लग जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो आता है इसके एविडेंसेस से। बड़ी खुशी की बात है कि इस थियरी ने अपने ही एविडेंस दिए थे, बताया था कि मैं सही बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात मान लो। एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ दिस थियरी। तो बच्चा जी, रिगार्डिंग द एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी की सपोर्ट में एविडेंसेस क्या थे? सबसे पहले इसका जो सपोर्ट था वो था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इससे क्वेश्चन आता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, तो मैं बना देती हूँ शुरू से ही। जैसे CONH3, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बार बार लिख रही हूँ, वर्नर ने ये पहला कंपाउंड बनाया था, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रही हूँ, तो एग्जाम्पल्स तो और भी बहुत हैं। CONH3 6Cl3, ठीक है, तो CONH3 6Cl3 में आपके पास ये आयन है। अब क्या देखा गया कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के यूज किए वर्नर ने। जब 3 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के यूज किए वर्नर ने, तो इसमें आ गया AgCl के 3 मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, और साथ में इसमें आ गया CONH3 6 और 3+, और यहाँ पे 3NO3 नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे ना कुछ 2-3 बातें बोलती हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। देखो, इसमें जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी थी, प्राइमरी वैलेंसी है 3, ठीक है, और वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? दैट इज सेटिस्फाई बाय 3Cl नेगेटिव, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी है 6, ये वाली, जो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? NH3. हाँ, सेटिस्फाइड बाय 6 NH3 मॉलिक्यूल्स। ये 3Cl नेगेटिव सेटिस्फाई करते हैं, ये 6 NH3 मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करते हैं। चलो, उसके बाद अब इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि जो तो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो तो हमेशा फिक्स्ड ज्योमेट्री प्रोवाइड करती हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी में कौन है? अमोनिया। और डेटिव बॉन्ड बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, वंस फॉर्म्ड नोबडी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कि वेदर इट इज अ डेटिव और द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसलिए अलग से नहीं बनाना है। तो ये आपके पास बन गया, ठीक है। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having the 6 of the ammonia around it and the octahedral geometry. अब हुआ क्या कि इसमें हमने 3 Cl भी जो लगाने हैं, अब देखो इस पे +3 है, ठीक है, अमोनिया ने तो कोई इसको सेटिस्फाई किया नहीं है, इसके पॉजिटिव चार्ज को, तो इसमें 3 Cl ना डॉटेड लाइन से थोड़े दूर करके तुम कहीं लगा दो, चाहे मैंने जहां लगाए हैं तुम इससे अलग भी कहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये डायरेक्शनल नहीं है। और इनके ऊपर जो -1 चार्ज है वो ऑब्वियसली इसके +3 को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, बर्नर ने क्या कहा था? बर्नर ने कहा था कि प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी वो आयनाइजेबल होंगी, और वही हुआ। अगर प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल थी तभी तो 3Cl के कोरस्पॉन्डिंगली 3 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के यूज हुए, अभी तो 3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया गया ना, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके पता लगा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl आपके पास फॉर्म हुआ है। यस और नो?
यस मैम। मॉलिक्यूल्स ma'am. ऑफ AgCl का जो फॉर्मेशन है दैट क्लियरली रिप्रेजेंट कि इसमें आपके पास क्या है, 3Cl इसके बाहर है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो 3Cl इसके बाहर प्रेजेंट है, अच्छा हाँ एक लास्ट थिंग, आपने देखा मैंने इन दोनों को जोड़ा नहीं, एक्चुअली मैं ना मतलब दिस इज अ रॉन्ग हैबिट इन द केमिस्ट्री कि जब भी आप प्लस एंड माइनस लिखते हो आप बॉन्ड बना देते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो बनता है नहीं, इसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है कम है, आयन के साइज अप्रोप्रिएट है नहीं है, कभी भी आपके पास ये आपस में जुड़ते नहीं है, ये आयनिक फॉर्म में ही रहते हैं, तो इसको NO3 को इसके साथ मत लगा देना, नया कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो ये हो गई आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में। अब सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का उसने क्या किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना काफी सारे क्वेश्चन है, मतलब जैसे उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ ऐसे लिख के दे देता है इसका COCl3 और 4 अमोनिया ऐसे लिख के दे दिया, और उसने बोला कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज हुए, स्ट्रक्चर बनाओ कंपाउंड, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, जितने यूज हुए उतने Cl, मान लो उसने बोल दिया 3 यूज हुए हैं तो 3 Cl बाहर होंगे और बाकी के अमोनिया अंदर होंगे, NH3 4, ठीक है। मुझे 6 ही लिख देना चाहिए ना यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन का 6 है तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, तो ये इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए देख लेंगे। सेकेंड है आपका उसने जो कॉम्प्लेक्स बनाया CONH3 5 Cl और Cl2, दिस इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स व्हिच ही हैज मेड। अब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कितने मॉलिक्यूल लगेंगे भाई सिल्वर नाइट्रेट के? 2. हाँ, तो जब 2 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के लगेंगे तो CONH3 5Cl, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट बनेंगे और 2NO3 नेगेटिव भी इसमें रिलीज होगा और यहाँ पे भी 2+ होगा, तो ये पर्टिकुलर आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है जी। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आपको वेट मिल जाएगा तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी थी। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है, कितनी प्राइमरी वैलेंसीज हैं, हु इज गोइंग टू टेल मी हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसीज आर देयर इन दिस क्वेश्चन? 2। नो, यही बस मिस्टेक करते हैं बच्चे कि इसमें बाहर 2 लिखा हुआ तो पेपर 2 में 2 लिख के आते हैं। 3. मैंने, हाँ बिल्कुल सही, 3 इज अ करेक्ट आंसर। मैंने आज तक अभी तक टिल नाउ ये नहीं बोला कि ये प्राइमरी वैलेंसी है या सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी वैलेंसी है। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको मैंने ये बोला कि अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग +3 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो +3 को सेटिस्फाई करना है। अब +3 को सेटिस्फाई, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये दोनों कर रहे हैं, अंदर बाहर होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसीज 3 हैं, ठीक है। 2Cl नेगेटिव क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2Cl नेगेटिव सेटिस्फाई द ओनली प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं स्टार लगा देती हूँ। 1Cl नेगेटिव जो स्टार है वो डबल तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी as well as the secondary valency, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा।
Yes. So one Cl which is marked as a star, that is satisfying the primary valency as well as the secondary valency. तो इस हिसाब से if we will count कि what is the secondary valency over here, the secondary valency in this question is again the 6, 5 ammonia and the 1 Cl negative. ठीक है, और ये स्टार वाला है जो दोनों सेटिस्फाई करता है. तो ये क्वेश्चन को बस इस तरह से ध्यान में देना है. अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो वर्नर ने बनाया था, दैट इज CONH34 Cl2 and 1Cl. तो दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड. और ये जो कॉम्प्लेक्स उसने बनाया था, इसमें कितना मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा AgNO3 का? 1. ठीक है, तो दिस इज CONH34 Cl2, दैट वुड बी द प्लस एंड दिस इज प्लस एंड माइनस. ठीक है, और ये जो आपके पास, अच्छा मुझे इसको अलग अलग ही लिखना है ना, तो प्लस ला देते हैं बीच में. तो NO3 और Ag के साथ तो Cl मिलाना है. ये बन जाएगा वही हमारा वन इज द, प्लस माइनस भी हटा देते हैं. तो हमारे पास AgCl के एक के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और NO3 नेगेटिव, और अब जब हमने इसमें AgNO3 डाला. ठीक है, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट मिले वो तो आप समझ जाओगे. अभी भी प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है? 3. हाँ, अभी भी प्राइमरी वैलेंसीज 3 है. तो ये जो 2Cl है स्टार मार्क्ड, वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. दे सेटिस्फाई बोथ द टाइप ऑफ वैलेंसीज, both the type of valencies 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. और जो 1Cl है वो सेटिस्फाई कर रहा है ओनली प्राइमरी वैलेंसी, दैट सेटिस्फाई ओनली द प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसीज में अभी भी कितना नंबर होएगा? 6 होएगा. 4 अमोनिया आ गए और 2 स्टार मार्क्ड क्लोरीन आ गए. ठीक है, तो ये तो था पहला टाइप का एविडेंस जो उसने अपना दिया था, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है. बाकी इनकी ना स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी आप बना लेना साथ साथ. जैसे इसकी स्ट्रक्चर कैसे जाएगी, हम शॉर्ट में बना देते हैं. इसकी स्ट्रक्चर में जब 2 टाइप की वैलेंसीज आती है ना, तो कोबाल्ट आप पहले ऑक्टाहेड्रल का फ्रेमवर्क बना लो, 5 पोजीशंस पे आप अमोनिया लगा दो. ठीक है, दीज आर द 5 पोजीशन जहाँ पे अमोनिया होगा. कोई एक पोजीशन पे ना आपको डबल लाइन लगानी है. डबल मतलब प्राइमरी वाली जो आप डॉटेड लाइन लगाते थे वो भी, और सेकेंडरी वाली लाइन भी. तो यहाँ पे Cl लगा देंगे और बाकी एक क्लोरीन यहाँ पे और एक यहाँ पे आप कहीं भी लगा लेना. तो ये इस तरह से डबल लाइन से शो होती है. इसी तरीके से जब इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इन द सेम वे ठीक है. अब इस वाले केस में देखो 4 अमोनिया, बाकी 2 में आपको देनी पड़ेगी डबल लाइन. ये डबल लाइन दे दो यहाँ पे, Cl और C. ठीक है, तो ये इसने पहला पॉइंट दिया था वर्नर ने, एविडेंस, पहला एविडेंस. अब क्वेश्चन ये है कि why CONH3 thrice Cl3 is not formed. ये क्यों फॉर्म नहीं होता भाई? कैन एनीबडी इन द क्लास टेल? उसने 2 कॉम्प्लेक्स तो बना दिया. देखो थ्योरेटिकली तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकली तो ये पूछा भी जाता है, बोला भी जाता है, पर थ्योरेटिकली करने से कुछ नहीं ना होता. एक्चुअली में ये लैब में बना ही नहीं था. कोई बता सकता है इसका कारण? क्यों इसमें आयनाइजिंग लगे हुए हैं बाहर? कहाँ लगे हुए हैं? मुझे तो दिख नहीं नहीं रहा. लगे हुए. हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा नहीं लगे. क्यों, मतलब बना क्यों नहीं फिर? वो तो है बेटे, यहाँ पे नहीं लगे हुए, क्योंकि देखो कोई भी चीज कब बनती है, किसी भी 2 चीजों को उठा के हम प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते ना. कोई भी चीज तब बनती है जब हमारे पास उसकी फॉर्मेशन पे एनर्जी रिलीज होती है. यही कहानी है, सच्चाई तो यही है. Yes. When the energy is released, when the energy is released,
during the formation of compound, during the formation of compound, then it is formed, है ना, तब वो कंपाउंड फॉर्म होता है अगर उसके फॉर्मेशन पे एनर्जी रिलीज होती है। अब पहले क्या होता था, पिछले सारे भाई देखो यहाँ पे तो डेटिव बॉन्ड होता है, और पिछले जितने भी कंपाउंड है ना, आप 1 नंबर से ले लो, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलीज होती थी और ये कंपाउंड फॉर्म होता था। अब उसके बाद वाला भी हो गया भाई, उसके बाद वाला क्या था, दिस इज बेटा +2 एंड दिस इज -2, तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्सेस रिलीज हुई। अब यहाँ पे देखो +1 एंड -1, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो चलो बना दिया, पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो नो एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस कंपाउंड, in this compound formation, in this compound, मतलब फॉर्म ही नहीं हुआ तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी नहीं रिलीज हुई तभी तो फॉर्म ही नहीं हुआ। नो एनर्जी इज रिलीज इन दिस कंपाउंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयनिक इंट्रैक्शंस। तो ये तो हो गया चलो इसकी बात। अब सेकंड एविडेंस उसने दिया था क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स, ये नीट का सेकंड थर्ड क्वेश्चन था पेपर का 16-17 में से किसी एक ईयर का। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स। तो रिगार्डिंग क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स क्या होता है, आपने सॉल्यूशन में थोड़ा सा पढ़ा होगा, डेल्टा टी जो होता है आपका, डेल्टा टी जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, वो किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका डिप्रेस हो जाता है, सॉल्यूशन का डिप्रेस हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से, है ना। तो DF0 - TF इज इक्वल टू डेल्टा TF, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। पता है ना, इसके लिए कांस्टेंट होता है KF, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए इस मेजरमेंट को भी क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स बोलते हैं। So this is the depression in the freezing point. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये जो आपका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डेल्टा TF, वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और किस पे डिपेंड करती है, Ma'am, number of moles of Number solute. of yes, this depend upon number of the particles लिख देती हूँ मैं ना, मोल्स कुछ भी ले लो, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो भैया अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और एक प्रॉपर्टी भी है, क्या बोलोगे तुम इसे, कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी है, तो जैसे उसने ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दिए, थ्योरेटिकली मैं लास्ट वाला भी लिखूंगी, बने चाहे ना बने, क्वेश्चन करने के लिए लिख देते हैं इसको ऐसे। ये हाँ जी, अब इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कितने हैं, जब इनको किस में लिया गया, इन द एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो ये एक्वस लिख दो सबके साथ। तो व्हेन दे आर टेकन इन द एक्वस फॉर्म, तो ये बन जाएगा CONH3 और 3Cl नेगेटिव। तो दिस इज एक्वस, this is aqueous, CONH3 5Cl 2+ 2Cl नेगेटिव, यहाँ भी एक्वस, यहाँ भी एक्वस, इसको पानी में डालेंगे, CONH3 4
Cl2 प्लस यहाँ भी एक्वस, यहाँ भी एक्वस। और इसमें तो भाई पानी के ही आयंस होंगे और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप या आप इसको नो आयन लिख लो, इसके साथ वाटर लगा दो, या तो फिर बाकी में भी वाटर डालते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कितने आयंस बन रहे हैं, 4 आयंस। इसमें कितने आयंस बन रहे हैं, 3 आयंस। इसमें कितने आयंस बन रहे हैं, 2 आयंस। इसमें बन रहे हैं 1 या नो लिख लो। ठीक है, या फिर सब में ही पानी का एक एक बढ़ाना पड़ेगा। चलो एनी हाउ, तो ये वाले जो आपके पास नंबर ऑफ आयंस बन गए, तो इसके बेस पे डेल्टा टीएफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, अगर मैं इसको ए बी सी डी लिख दूं, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होगी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको पता है नीट में इसका क्वेश्चन कैसे आया था, नीट में इसका क्वेश्चन आया था कहानी सी बना के कि क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट हुई है भैया, ये वो किया वगैरह वगैरह वगैरह। आप बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि क्या पूछा हुआ है, और फटाफट से जहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आती है आंसर मारा है ए बी सी डी, और वो आंसर गलत हो गया। कोई बता सकता है क्यों गलत हो गया वो आंसर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले पेज पे भी मैं लिख देती हूँ, डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कितना डिप्रेस हुआ। तो अगर तुम्हें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो वो तो टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ हुआ ना। Yes, ma'am. आपको समझ आई है नहीं, जितना ज्यादा, अच्छा छोड़ो इसको, प्लस माइनस भी छोड़ो, जितना ज्यादा किसी का डिप्रेशन होगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ना। Yes, ma'am. यानी कि अगर तो पेपर में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन वही टॉपिक से आते हैं, सदियों से वहीं से आ रहे हैं। तो अगर पेपर में पूछा डेल्टा टीएफ यानी कि डिप्रेशन के बारे में बात की, तब तो एबीसीडी ऑर्डर आएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात की तो ऑर्डर ये आएगा, D की सबसे ज्यादा होगी। डी की सबसे ज्यादा होगी। ये पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने ये माइनस वन करवाया क्वेश्चन। मुझे याद है शायद मेरे ख्याल से ये 16-17 की बात है, उस टाइम पे फिर मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन भी रिलीज किया था जिस दिन पेपर आया था नीट का। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, छोटी छोटी चीजें पूछ लेती हैं। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया है किसी को, अभी मुझे क्या था वो, हाँ, जो आपका डीएनए आरएनए में रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है ना, Yes, ma'am. तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आता बड़ा फेमस कि कौन सा बेस प्रेजेंट है नाइट्रोजन का, Yes, ma'am. यूरास नहीं प्रेजेंट है वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन इतने पुराने टाइम से आ रहा है, सभी को आता है। अब क्या हुआ, कल वी वर टेकिंग अ क्वेश्चन एंड उसमें क्या दिया हुआ था ना, उसमें स्ट्रक्चर्स दी हुई थी। हम नाम से ही आया है अब तक क्वेश्चन आया। ठीक है, चलो बायो वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स पढ़ी होंगी बिकॉज यू आर मोर अवेयर ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर। अब जेई में क्या होता है कि उन्हें तो बहुत ज्यादा बायोमोलिक्यूल उतना ही पता है जितना केमिस्ट्री में होता है। तो वहां पे क्वेश्चन, ये जेई की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे उसके क्वेश्चन की स्ट्रक्चर आई हुई थी, यूरासिल का ये है, एडेनिन ये है, ग्वानिन ये है, साइटोसिन ये है, और एक यूरासिल का डेरिवेटिव था। तो करेक्ट आंसर उसका यूरासिल था। तो यूरासिल बच्चे को पता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। तभी मैं कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को बहुत, टॉपिक वही है, ले दे के इंपॉर्टेंट चीजें वही हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भी है और उसको थोड़ा एक्सप्लोर ज्यादा करना है। हद तक एक बार पढ़ते हो ऊपर ऊपर से पता लगता है, जैसे जैसे रिवीजन मारोगे और ज्यादा पता लगेगा। फटाफट से अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट हो गया, बस फटाफट से करेंगे इसका एंड। थर्ड है कंडक्टेंस मेजरमेंट। कंडक्टेंस मेजरमेंट, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है भाई? अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैंने ही पढ़ाया तुम्हें। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, करती है या नहीं करती? Yes, यस ma'am. मैम। बाकी तो देखो बहुत सारे फैक्टर हैं, नंबर ऑफ आयंस है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मोबिलिटी ऑफ आयंस है, अगर वीक है तो डिसोसिएशन है, वो सारी चीजें अपार्ट नंबर ऑफ आयंस पे तो डिपेंड करती है। ठीक है, अब इनकी कंडक्टेंस पूछी गई है। एक्वस फॉर्म में कंडक्ट करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट है तो ए, CONH3 5 Cl Cl2
CONH3 4Cl2 एंड Cl। तो ये हो गया A, B एंड C। तो अगर कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाना हो तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? A की। A की, देन B की, देन C की, C। बिकॉज इसमें 4 आयंस है, इसमें 3, अगले वाले में 3, उसके बाद 2। आयंस है इसमें 2। ठीक है, तो ये तो आसान ही है। और फोर्थ इसने एविडेंस दिया था कलर का। तो कलर मैं किसी को नहीं फेवर करूंगी कि इसके रट्टे मारो। बहुत सीधी सी बात है कि अगर पहले वाला केस है तो उसमें ये कम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरे वाले में कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? ये वाला जिसमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और तीसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है CO+3 है, पर इसका टोटल चार्ज +1 था। CONH3 4Cl2 और प्लस, यहाँ पे 2+। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी करेंगे एब्जॉर्ब या इवॉल्व, एब्जॉर्ब भी और इवॉल्व भी, इसलिए इनके कलर क्या है, डिफरेंट है। तो वो उसने कलर का एक टेबल सा बना के दिया हुआ है, वो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 एविडेंस थे जो उसने अपनी थ्योरी के लिए दिए, और टिल डेट इसकी थ्योरी का कोई भी वो नहीं है, ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आगे है, फिर CFT, फिर LFT वगैरह आगे आते हैं, आप में LFT नहीं है। तो ये इसने इस थ्योरी का दिया। इज दैट क्लियर? एक बार देख लो इसके एविडेंस में। मैम नंबर ऑफ आयंस का पता कैसे करते हैं? नंबर ऑफ आयंस का कुछ भी नहीं, बस आपको उसके हिसाब से चेक करना है कि बाहर कितने आयंस है, प्लस और माइनस बना के। ये आपको पता नहीं लगा कैसा आया? हमें तो एक बार फिर से बता दो मैम। देखो, दिस इज अ +3, बाहर Yes. 3 है ना, जब बाहर -3 होगा तो टोटल पे चार्ज फिर +3 होगा। तो 3 आयन ये हो गए, चौथा आयन ये हुआ, ये 1 है ना। अगर Okay. बाहर 2 Cl हैं तो 2 आयन यहाँ से हो गए और 1 ये हो गया। ये तो जितना मर्जी आयन हो, तो आयन तो एक ही है ना, चार्ज जितना मर्जी हो। Yes मैम। ठीक है, Clear मैम। चलो जी, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर। और दिस आई एम रियली हैप्पी कि आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया है, एंड यू पीपल कैन रिवाइज इट थॉरोली नाउ। उससे